हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे हम ठोस में अपूर्णताएं या ठोस में दोष या ठोस में त्रुटियां। जब हमने क्रिस्टलीय ठोस की बात की और हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में ही व्यवस्थित होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्रिस्टल में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमने देखा एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है, अवयवी कण पास पास व्यवस्थित होकर के पंक्ति बनाते हैं। फिर द्विविमीय संकुलन होता है जिसमें अवयवी कण की पंक्तियां पास पास व्यवस्थित होती तो परत बन जाती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है जिसमें गोले के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, या फिर त्रिकोणीय रिक्तिका में व्यवस्थित होते हैं, या फिर चतुष्फलकीय रिक्तिका में व्यवस्थित होते हैं, या फिर अष्टफलकीय रिक्तिका में व्यवस्थित होते हैं। यानी गोलों या अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित होती है। अवयवी कण एक निश्चित स्थान पर ही व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जब ठोस का निर्माण होता है तो अवयवी कण अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित नहीं होकर के दूसरी जगह भी व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात अवयवी कण विचलन प्रदर्शित करते हैं अपने निश्चित स्थान से। यह हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कण की निश्चित व्यवस्था से अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और इस अनियमितता को ही कहते हैं हम क्रिस्टल में दोष या ठोस में दोष या ठोस में त्रुटि। अब ठोस के अंदर विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि जो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, रेखिक दोष जो अवयवी कणों की पंक्ति के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था अनियमित होने के कारण उत्पन्न होता है। एक होता है बिंदु दोष, जो बिंदु अर्थात अवयवी कण के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था अनियमित उत्पन्न होने के कारण होता है। मुख्य रूप से ठोस में पाए जाने वाला दोष है बिंदु दोष। बिंदु दोष, बिंदु दोष, बिंदु से यह मतलब है अवयवी कण से। अवयवी कण की चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है अगर वो अनियमित हो जाती है तो ऐसे दोष को बोलते हैं बिंदु दोष। किसी ठोस में अवयवी कण के चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है वो बदल जाएगी तो उसमें उत्पन्न हो जाएगा बिंदु दोष। हमने देखा है कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, चारों तरफ की व्यवस्था, वो नियमित होती है। अवयवी कण के चारों ओर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या निश्चित होती है। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के ठोसों में समन्वय संख्या भी निश्चित रहती है। तो उसके चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है, जो व्यवस्था होनी चाहिए उस अवयवी कण के चारों ओर, अगर उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो वो कहलाता है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। बिंदु दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और अशुद्धता दोष। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। पहले बात करेंगे हम इसकी स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक जिसको अरस समीकरण द्वितीय दोष भी कहते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही रहता है।
ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष को परिभाषित करें तो वह दोष जिसके कारण यौगिक की स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। यानी धनायन और ऋणायन की जो संख्या का अनुपात है मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप ही रहता है दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी, तो वो कौन सा दोष होगा? स्टोइकियोमेट्रीय दोष। जैसे NaCl, ये NaCl मूलानुपाती सूत्र होता है। इस सूत्र से हमें पता चल रहा है कि Na और Cl का जो अनुपात है वह कितना है? 1:1, और दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी यह अनुपात 1:1 ही रहेगा। धनायन और ऋणायन की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसे मान लीजिए धनायन की संख्या 1000 Na+ की संख्या और Cl- की संख्या भी 1000, अतः इनका अनुपात 1:1। अब दोष उत्पन्न होने के पश्चात इनकी संख्या में कमी आ गई। मान लीजिए इनकी संख्या हो गई 990 Na+ की संख्या, और Cl- की संख्या भी कितनी हो गई? 990। संख्या में परिवर्तन हो गया, लेकिन अनुपात अभी भी कितना है? 1:1। ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होने के पश्चात यौगिक की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती, अर्थात धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात नहीं बदलता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक दोष कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें। स्टोइकियोमेट्रिक दोष मुख्य रूप से बेसिकली 2 तरह के होते हैं। रिक्ति का दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष। रिक्ति का दोष व अंतराकाशी दोष। रिक्ति का दोष का मतलब क्या है? रिक्तिका बन जाती है, अर्थात अवयवी कण जहां व्यवस्थित होना चाहिए वहां उसकी जगह खाली रहती है, वहां पर अवयवी कण व्यवस्थित नहीं रहता है, तो उसकी जगह खाली रह जाती है, अर्थात उसकी रिक्तिका बन जाती है, इसलिए उसको बोलेंगे रिक्तिका दोष। इसे मान लीजिए ये अवयवी कण व्यवस्थित है क्रिस्टल जाल। अब यहाँ पर अवयवी कण की जगह क्या रह गई? खाली। यहाँ पर क्या बन गई? रिक्तिका। तो ये कौन सा दोष हो गया? रिक्तिका दोष। अवयवी कण जहाँ व्यवस्थित होना चाहिए वहाँ व्यवस्थित नहीं होता है, उसकी जगह खाली रह जाती है, रिक्तिका बन जाती है, तो ये बन गई अवयवी कण की रिक्तिका। तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष के कारण घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी। क्यों आ जाएगी कमी? क्योंकि घनत्व कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण की संख्या जो होनी चाहिए क्रिस्टल जालक के अंदर उतनी नहीं रहती, उससे कम हो जाती है, इसलिए घनत्व में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक। दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? जैसे ये अवयवी कण व्यवस्थित है, अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है, ये जो खाली जगह रहती है, इसे बोलते हैं क्या? अंतराकाश। अब अवयवी कण जो है अंतराकाश में भी व्यवस्थित हो जाए, अतिरिक्त अवयवी कण आकर के अंतराकाश में व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम अंतराकाशी दोष। यहाँ अतिरिक्त अवयवी कण आकर के खाली जगह जो है अवयवी कणों के बीच में जो अंतराकाश है वहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं, अंतराकाश में अवयवी कण आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अब अवयवी कणों की संख्या क्रिस्टल जालक में क्या हो गई? अधिक हो गई। अवयवी कणों की संख्या अधिक हो जाने के कारण घनत्व में भी क्या हो गई? वृद्धि हो जाती है।
तो अंतराकाशी दोष के कारण घनत्व में क्या हो जाती है, सिंपल सी बात है। रिक्तिका दोष में अवयवगण की जगह रिक्तिका बन जाती है, अंतराकाश दोष में अतिरिक्त अवयवगण अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। देखो यहाँ जो हम डायग्राम बना रहे हैं, वैसे तो होता है क्या है ठोस के अंदर, हमने देखा है कि गोले आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, लेकिन यहाँ हमने पूरे गोले नहीं बनाए, यहाँ हमने केवल गोलों के एक तरह से केंद्र बनाए। इनके बीच में गैप का मतलब यहाँ गैप होता नहीं है। अवयवगण पूरे बनाएंगे तो आपस में स्पर्श ही करेंगे। ये केवल क्या बनाए, अपने केंद्र, चित्र को आसान करने के लिए, चित्र को समझने के लिए। ठीक है। अब ये जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो हैं, ये सामान्यतः ऐसे यौगिकों में पाए जाते हैं, अनायनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। जो अनायनिक यौगिक हैं उनमें पाए जाते हैं कौन से दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष सामान्य। आयनिक यौगिकों में, जो आयनिक यौगिक हैं उनमें भी रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष होते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें शॉर्टकी दोष, कौन सा दोष, शॉर्टकी दोष व फ्रेंकल दोष कहा जाता है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल, ये कौन से यौगिकों में पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में। ये दोष सामान्यतः कौन से यौगिकों में है, अनायनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। ये दोष सामान्यतः अनायनिक यौगिकों में। अब शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष आयनिक यौगिकों में होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर रिक्तिका बन जाती है तो एक अवयवीकरण की संख्या कम हो गई, 2 की कम हो गई। यहाँ अंतराकाश में अतिरिक्त अवयवीकरण अंतराकाश में आ गए। लेकिन आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। समझना इस चीज को, आयनिक यौगिकों में धनायन या ऋणायन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन धनावेश और ऋणावेश हमेशा बराबर है। अर्थात यौगिक हमेशा वैद्युत उदासीन रहेगा। यौगिक हमेशा कैसे रहेगा, वैद्युत उदासीन रहेगा। धनावेश ऋणावेश जब बराबर रहेंगे तभी यौगिक कैसा रहेगा, उदासीन। मान लीजिए अगर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो रहा है उसमें और केवल धनावेश की संख्या कम हो गई, धनावेश की रिक्तिका बन गई, तो कौन सा आवेश ज्यादा हो जाएगा उसमें, धनावेश की संख्या कम होगी, धनायन की संख्या कम होगी, तो ऋणावेश की संख्या बढ़ जाएगी, तो यौगिक ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन आयनिक यौगिक हमेशा वैद्युत उदासीन रहते हैं। दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी उनमें धनावेश ऋणावेश की संख्या बराबर रहती है। ठीक है। इसलिए यहां पर हम शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष की बात करेंगे आयनिक यौगिकों में। अब शॉर्टकी दोष क्या होता है, इस दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। धनायन और ऋणायन समान संख्या में बाहर जाएंगे। क्यों जाएंगे समान संख्या में बाहर, क्योंकि उदासीनता, वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। अगर केवल धनावेश बाहर निकलेगा तो यौगिक ऋणावेशित हो जाएगा, केवल ऋणावेश बाहर निकलेगा तो यौगिक धनावेशित रह जाएगा। अब यौगिक होना चाहिए वैद्युत उदासीन, इसलिए जितने धनायन बाहर निकलते हैं उतने ही ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। यहाँ धनायन A+ है, ऋणायन B-, और ये एक निश्चित क्रम में A के बाद B-, A+, B-, इसी तरह A+, B-, A+, B-। ठीक, मान लीजिए ये धनायन यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसकी जगह क्या रह गई, रिक्तिका। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ से एक ऋणायन बाहर निकल गया तो उसकी जगह भी क्या बन गई, रिक्तिका। ये तो हो गई धनायन की रिक्तिका, और ये हो गई किसकी रिक्तिका, ऋणायन की रिक्तिका। ठीक है, ये होता है कौन से दोष में, शॉर्टकी दोष। यानी ये दोष भी एक प्रकार का कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष ही है।
कैसा दोष है? रिक्ति का दोष, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गई? रिक्तिका बन गई, अवयवी कण की जगह खाली रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धनावेश ऋणावेश दोनों समान संख्या में बाहर निकले, ये ध्यान रखना। वहाँ सामान्य रिक्ति का दोष में एक कण भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ यह अनिवार्य है कि यहाँ जितने धनायन बाहर निकलेंगे उतने ऋणायन बाहर निकलेंगे, क्योंकि तभी यौगिक वैद्युत उदासीन रहेगा। ठीक है, इस दोष के कारण भी यौगिक के घनत्व में क्या आएगी? कमी। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व में कमी आएगी, क्योंकि जालक से बाहर निकल गया है तो घनत्व क्या हो जाता है? कम। और चालकता दर्शाता है इस तरह का यौगिक, चालकता में क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि आयनों को गति करने के लिए क्या मिल जाएगी? जगह। देखो यहाँ जगह खाली होगी तो आयन गति कर पाएंगे, आयन गति कर पाएंगे तो यौगिक कैसा हो जाएगा? विद्युत का चालक हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोष कौन से आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है? शॉर्टकी दोष उन्हीं आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग क्या रहता है? समान। जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या रहता है? समान। दूसरा, समन्वय संख्या कैसी रहती है? उच्च। समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए और धनायन ऋणायन का आकार लगभग समान होना चाहिए। तो वो दो ठोस दर्शाते हैं कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CHCl, इनमें पाया जाता है कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। NaCl के 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक, तो शॉर्टकी दोष का मतलब धनायन ऋणायन समान संख्या में बाहर चले जाएंगे, घनत्व में कमी आ जाएगी, चालकता दर्शाएगा इस प्रकार का ठोस। जिनमें धनायन ऋणायन का आकार समान होता है, समन्वय संख्या उच्च होती है, वो ठोस दर्शाते हैं शॉर्टकी दोष। NaCl, KCl, CHCl आदि। दूसरा है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष की खोज की थी फ्रेंकल नाम की वैज्ञानिक ने। शॉर्टकी दोष की खोज की थी शॉर्टकी नाम की वैज्ञानिक। फ्रेंकल दोष में होता क्या है कि धनायन अपने जालक बिंदु से हट करके, अपने जालक स्थल से विस्थापित होकर के और अंतराकाश में आ जाता है। कौन आएगा अंतराकाश में? धनायन आएगा। और धनायन ही क्यों आएगा? ऋणायन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि धनायन का आकार कैसा होता है? ऋणायन की तुलना में छोटा होता है, इसलिए केवल धनायन ही अंतराकाश में आ सकता है, ऋणायन अंतराकाश में नहीं आ सकता है, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो धनायन अपने जालक बिंदु से निकल करके कहां पर आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है, यानी धनायन विस्थापित हो जाता है। इसलिए इस दोष को कहते हैं विस्थापन दोष। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन दोष भी कहते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में अवयवी कण की जगह रिक्तिका बन जाती है, इसलिए इसको कौन सा दोष भी कहते हैं? रिक्तिका दोष। और अवयवी कण कहां पर आ गया? अंतराकाश में आ गया, इसलिए इसको अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। तो फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। अवयवी कण की जगह तो बन गया रिक्तिका दोष और अंतराकाश में उत्पन्न हो गया अंतराकाशी दोष। इस दोष के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनायन जालक से बाहर निकला है? नहीं, केवल उसने अपनी जगह बदली, जालक बिंदु से निकल करके अंतराकाश में आया, यानी धनायन की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही, इसलिए घनत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। घनत्व अप्रभावित है, ठीक। लेकिन आयनों को गति करने के लिए जगह मिल जाए, इसलिए चालकता दर्शाएगा इस प्रकार का ठोस। ये दोष कौन से यौगिकों में उत्पन्न होता है? फ्रेंकल दोष कौन से यौगिकों में उत्पन्न होता है? जिनमें धनायन
का आकार ऋणायन से कैसा होता है? छोटा होता है। जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है वो ठोस दर्शाते हैं फ्रेंकल दोष। दूसरी बात धनायन, पहली बात यह होगी। दूसरी बात समन्वय संख्या क्या होती है? निम्न होती है। ठीक, अब कौन है इस तरह की होगी? जैसे ZNS, AgCl, AgBr, ये इस प्रकार के ठोस हैं जिनमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, इनमें अंतर पता होना चाहिए सबको। शॉर्टकी दोष में क्या होता है? धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक से बाहर चले जाते हैं, यौगिक की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। यहाँ पर धनायन अपने जालक बिंदु से निकल करके अंतराकाश में आ जाता है और यहाँ पर भी यौगिक वैद्युत उदासीन ही रहता है। ठीक, यहाँ पर भी चालकता में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर भी चालकता में वृद्धि हो जाती है। घनत्व में क्या आएगी? कमी, शॉर्टकी दोष के कारण। फ्रेंकल दोष के कारण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शॉर्टकी दोष उन्हीं यौगिकों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है और समन्वय संख्या उच्च होती है। फ्रेंकल दोष ऐसे यौगिकों में होता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है और समन्वय संख्या निम्न होती है, जैसे ZNS, AgCl, AgBr, ये फ्रेंकल दोष के उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि AgBr एक ऐसा ठोस है जो शॉर्टकी दोष भी दर्शा देता है और फ्रेंकल दोष, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। AgBr ऐसा ठोस है जो ठोस शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शा सकता है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इस दोष के कारण यौगिक की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित हो जाती है। दोष उत्पन्न होने के पश्चात यौगिक में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वह उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं रहता है। धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वह बदल जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। फॉर एग्जाम्पल जैसे FeS का जो मूलानुपाती सूत्र है इसके अनुसार इसमें धनायन ऋणायन का अनुपात कितना है? 1:1। लेकिन ये दोष उत्पन्न होने के पश्चात ये अनुपात 1:1 नहीं रहता है, ये अनुपात बदल जाता है, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष का मतलब क्या है? धातु आधिक्य यानी अधिकता हो जाती है। धातु का मतलब है धनायन से, यानी धातु आधिक्य दोष में धनायन की संख्या बढ़ जाती है, धनायन की संख्या अधिक होती है, ऋणायन की संख्या कम रहती है, तो उसको बोलेंगे धातु आधिक्य दोष। धातु न्यूनता दोष, इस प्रकार के दोष में धातु यानी धनायन की कमी हो जाती है, यानी ऋणायन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो इस दोष में धातु की अधिकता रहती है यानी ऋणायन की कमी रहती है। इस दोष में धातु की यानी धनायन की कमी होती है, ऋणायन की अधिकता होती है। क्लियर? नाम से स्पष्ट है। अब धातु आधिक्य दोष की बात करें हम पहले, तो धातु आधिक्य दोष क्यों उत्पन्न होगा? धातु की अधिकता क्यों होगी? इसके दो कारण। अब धातु की अधिकता कब होगी? जब ऋणायन की कमी हो जाए, ऋणायन की रिक्तिका बन जाए, तो ऋणायन की रिक्तिका बनने के कारण रिक्तिका बनने के कारण, ठीक है, यानी क्रिस्टल जालक में से ऋणायन बाहर चला जाए। दूसरा,
अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आने के कारण ठीक है, अतिरिक्त धनायन कहां पर आ जाए? अंतराकाश में आ जाए। तो ये दो कारण है धातु आदि के दोष उत्पन्न होने। पहले हम बात करते हैं ऋणायन की रिक्तिका बनने के कारण। ऋणायन की रिक्तिका बनने के कारण, जैसे मान लीजिए कोई जालक है, उस जालक में से ऋणायन बाहर चला जाता है और उस जालक की जगह खाली हो जाती है। जगह खाली हो जाती है मतलब वहां रिक्तिका बन जाती है। अब धनायन की संख्या बढ़ जाती है, ऋणायन की संख्या घट जाएगी जब ऋणायन जालक से बाहर चला जाएगा। देखो इसमें, जैसे मान लीजिए यहां से ये ऋणायन बाहर निकल जाएगा जालक से, ऋणायन बाहर निकल गया तो यहाँ ऋणायन की क्या बन गई? रिक्तिका। ये बन गई ऋणायन की रिक्तिका। ठीक, हमने कहा कि दोष उत्पन्न होने के पश्चात भी यौगिक उदासीन रहेगा, ये कंपल्सरी है, यौगिक उदासीन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऋणायन बाहर चला गया, ऋणायन बाहर चला गया तो ऋणावेश में क्या आई? कमी आ गई। ऋणावेश कम हो गया, धनावेश ज्यादा हो गया, तो यौगिक धनावेशित हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यौगिक को उदासीन रखने के लिए इस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। ऋणायन बाहर जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। तो ऋणायन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन आ जाने से ऋणावेश की पूर्ति हो गई। ऋणायन तो कम हो गया लेकिन ऋणावेश की पूर्ति हो गई, जिसके कारण यौगिक कैसा रहेगा? उदासीन। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इस ऋणायनिक रिक्तिका को, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्तिका को कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं इसको? एफ केंद्र कहते हैं, या इसको बोलते हैं रंग केंद्र। क्या कहते हैं इसको? रंग केंद्र। इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक रंगीन हो जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं रंग केंद्र या एफ केंद्र। ये ध्यान रखें। अब ये दोष उत्पन्न होता है जैसे NaCl, क्षार धातुओं के जो हैलाइड होते हैं, जैसे NaCl में उत्पन्न होता है ये दोष। NaCl में उत्पन्न हो सकता है और KCl में भी हो सकता है, LiCl में भी हो सकता है। इनमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। देखो NaCl में कैसे होता है ये दोष? NaCl को सोडियम वाष्प के साथ, किसके साथ? सोडियम की वाष्प के साथ गर्म कर तो उसमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है? मान लीजिए ये NaCl का क्रिस्टल जिसमें Na+ और Cl- आयन है, इसमें पूरे आयन। जब NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम के परमाणु इसकी सतह पर आ जाते हैं। कौन से परमाणु आ जाते हैं इसकी सतह पर? सोडियम के परमाणु। सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम के परमाणु इसकी सतह पर आ जाएंगे, NaCl की सतह। तो क्या होगा? यहां से जो क्रिस्टल जालक के अंदर Cl- आयन है वो यहां से विसरित हो जाएगा, और विसरित होकर के कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और यहां पर इसकी क्या बन जाएगी? रिक्तिका। जैसे यहां बन गई रिक्तिका, यहां रिक्तिका बन गई। ठीक, और ये जो Na है
ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसमें बदल जाएगा Na+ में, और यहाँ जो त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा इसमें ऋणायन की रिक्तिका में। इसी प्रकार का हो जाता है NaCl में इस प्रकार का दोष। समझ में आ गई बात? NaCl को जब सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम के जो परमाणु है जो है वो NaCl की सतह पर आता है, जिस कारण जालक में उपस्थित Cl- जो है वो विस्तृत होकर के ऊपर आ गया, तो यहाँ Cl-। अब ये जो Na है यहाँ पर वो Na+ में बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और त्यागा गया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जालक की जो रिक्तिका है वहां पर, और ये Na+ और ये Cl- क्रिया कर लेंगे, बन जाएगा NaCl। तो इस तरह ऋणायन की रिक्तिका में कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या होता है इस दोष में? ऋणायन की रिक्तिका बन जाती है, ऋणायन जालक से बाहर चला जाता है, यौगिक को उदासीन रखने के लिए उस रिक्तिका में आ जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक हो जाता है रंगीन। इसलिए इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्तिका को बोलते हैं एल्केन। ठीक, यहां पर इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक अनुचुंबकत्व भी प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। यह दोष पाया जाता है क्षार धातुओं के हैलाइडों में, जैसे NaCl में, KCl में, LiCl में। जैसे मैंने कहा कि NaCl में जब ये दोष उत्पन्न होता है तो NaCl का रंग कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। KCl में जब ये दोष उत्पन्न होता है तो KCl का रंग हो जाता है बैंगनी, और LiCl में जब ये दोष उत्पन्न हो जाता है तो LiCl का रंग हो जाता है कैसा? गुलाबी। ठीक है, ये दोष उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे, इसी तरह KCl को पोटेशियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे, इसी तरह LiCl को लिथियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि NaCl को गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है? तो उसका कारण क्या होगा? एल्केन बनने के कारण या धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होने के कारण। ठीक, अब दूसरा कारण है अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आने के कारण। इसमें क्या होता है? जैसे ये जालक है, इस जालक में अतिरिक्त धनायन कहां पर आ जाता है? अंतराकाश में, और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आने के कारण धातु की अधिकता हो जाती है, धनायन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखें, जैसे ये कोई जाल है जिसमें A+ तो है कौन? धनायन, और B- क्या है इसमें? ऋणायन। ये जाल है। अब इसमें होगा क्या? अतिरिक्त धनायन यहाँ पर आ गया अंतराकाश। अब अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ गया तो धनायनों की संख्या बढ़ गई, यानी धातु का आधिक्य हो। क्लियर? धनायनों की संख्या बढ़ गई तो धनावेश की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन यौगिक कैसा रहेगा? उदासीन। तो यौगिक को उदासीन रखने के लिए दूसरे अंतराकाश में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान रखना है हमें कि जब भी धनायन की अधिकता होगी यानी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, तो यौगिक को उदासीन रखने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। दोनों में ध्यान रखना। रिक्तिका बनेगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ अंतराकाश के अंदर धनायन आएगा तो भी अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यौगिक को उदासीन रखने के लिए। क्लियर? ये दोष उत्पन्न होता है जिंक ऑक्साइड ZnO। ZnO श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? ये श्वेत रंग होता है, व्हाइट कलर होता है इसका, लेकिन गर्म करने पर ये पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। पीला क्यों हो जाता है? ये दोष उत्पन्न होने के कारण। क्यों होता है इसमें दोष? जब इसको गर्म करते हैं तो ये Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन +½ O2
ठीक है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जो ऑक्सीजन है O2 बाहर निकल जाएगी। O2 बाहर निकल जाएगी तो Zn+2 की अधिकता हो जाएगी और ये Zn+2 कहाँ पर आ जाएगा? अंतराकाश में आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर आ जाएंगे? अंतराकाश में आ जाएंगे। क्लियर? इसलिए इसका रंग भी कैसा हो जाएगा? पीला। ये दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसका रंग भी कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा सुन लेंगे। Zn इस तरह का दोष होता है, Zn श्वेत रंग का होता है लेकिन गर्म करने पर पीला हो जाता है क्योंकि उसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है धातु आधिक्य दोष? जब इसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, Zn+2 आयन की अधिकता हो जाती है और Zn+2 आयन कहाँ पर आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है और यौगिक को उदासीन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाश में जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कौन सा दोष? धातु आधिक्य दोष, जो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने के कारण Zn, ये ध्यान रखें। और ऋणायन की रिक्तिका बनने के कारण किस किस में उत्पन्न होता है दोष? NaCl में, KCl में और LiCl में ये दोष उत्पन्न होता है। नॉन स्ट्राइकी और मीट्रिक में दूसरा दोष है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष का मतलब इस दोष के कारण धातु की संख्या कम हो जाती है, अर्थात धनायन की संख्या में कमी आती है। अब धनायन की संख्या कम क्यों हो जाती है? उसके दो कारण। पहला कारण क्या है? धनायन की रिक्तिका बनने के कारण। धनायन की रिक्तिका बनने के कारण। और दूसरा कारण क्या है? अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आने के कारण। अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आने के कारण। तो ये दो कारण, धनायन की रिक्तिका बन जाए यानी धनायन बाहर निकल जाए, उसकी जगह खाली हो जाए तो धनायन की संख्या घट जाएगी, धनायन की न्यूनता हो जाएगी। इसी प्रकार अतिरिक्त ऋणायन आ जाए तो ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब धनायन की संख्या घट जाएगी। तो हो जाएगा कौन सा दोष? धातु न्यूनता दोष। इसमें पहला कारण देखते हैं हम, धनायन की रिक्तिका बनने के कारण। इस प्रकार के दोष में क्या होगा? धनायन, नाम से बदल रहा है, धनायन अंतराकाश, धनायन जो है क्रिस्टल जालक में से बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चला जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टल जालक को छोड़ करके जब धनायन बाहर चला जाएगा तो धनावेश में कमी हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी? धनावेश। लेकिन यौगिक कैसा रहेगा? उदासीन। धनावेश घट गया तो उदासीन कैसे रहेगा? तो दूसरे धनायन जो हैं वो अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करके और उस धनावेश की पूर्ति करेंगे। यह दोष उन्हीं यौगिकों में उत्पन्न होता है जिनमें संक्रमण तत्व होते हैं, यानी संक्रमण तत्वों के जो यौगिक हैं वो इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व जो है अपने ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का दोष कौन सी यौगिकों में पाया जाता है? संक्रमण तत्वों के यौगिकों। कौन से यौगिकों में होता है? संक्रमण तत्वों के यौगिक में, जैसे FeS में होता है, FeO में होता है, NiS, NiO, इनमें पाया जाता है इस प्रकार का दोष। जैसे हम यहाँ FeS का एग्जाम्पल लें, FeS में Fe+2 तो धनायन है, S-2 ऋणायन। यहाँ Fe+2 और S-2 इस प्रकार से जालक में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब धनायन यानी Fe+2 जालक से बाहर चला जाएगा। Fe+2 जालक से बाहर चला जाएगा
तो धनावेश में क्या आ जाएगी, कमी। जैसे मान लीजिए यहाँ से Fe+2 बाहर चला गया। अब एक Fe+2 बाहर चले जाने पर कितने धनावेश की कमी आएगी, एक Fe+2 पर कितना आवेश है, प्लस के 2, यानी 2 धनावेश घट जाए। एक Fe+2 बाहर निकला तो कितने धनावेश घट गए, 2 धनावेश में कमी हो। अब यौगिक को उदासीन रखने के लिए कोई दूसरे Fe+2 आयन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेते हैं, जैसे Fe+2 किसमें बदल जाएगा, Fe+3 में, +2 से +3 बदल गया, एक आवेश तो इसके कारण पूरा हो गया, एक प्लस में वृद्धि हो गई ना एक धनावेश में, और दूसरा Fe+2 भी इसी जालक में से कोई दूसरा, वो भी किसमें बदल गया, Fe+3 में, यानी एक धनावेश की वृद्धि इसने कर दी, एक की वृद्धि इसने कर दी। कमी कितने की हुई थी, +2 की कमी हुई थी, और +1 की वृद्धि यहाँ से हो गई, +1 की वृद्धि यहाँ से हो गई, यानी धनावेश में जो कमी आई थी वो बराबर हो गई, यानी यौगिक कैसा हो गया, उदासीन। हमें पता है कि Fe+3 में बदल सकता है, Fe+2 Fe+3 बदल सकते हैं दूसरे में, इसीलिए ये FeS इस प्रकार का दोष दर्शाता है, क्योंकि वो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कर देता है। यहाँ देखा हमने कि एक Fe+2 आयन बाहर निकला है, तो Fe+3 कितने बन गए, 2 Fe+3 बन गए, 2 Fe+2 आयन जो थे वो Fe+3 में बदल गए। अगर एक Fe+2 और बाहर निकल जाए, 2 Fe+2 और 2 Fe+3 में बदल जाए, ठीक है, एक Fe+2 बाहर निकलेगा तो 2 नए Fe+3 आयन बन जाए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये जो FeS है, इसमें इस प्रकार Fe+3 और Fe+2 के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है, आदान प्रदान। Fe+3 और Fe+2 के मध्य इलेक्ट्रॉनों का अंतर परिवर्तन यानी आदान प्रदान होता है, Fe+2 Fe+3 में बदलता है, जिसके कारण इसमें धात्विक चमक उत्पन्न होती है और यह सोने की भांति चमकता है। FeS किसकी भांति चमकता है, सोने की भांति चमकता है, और दूर से सोने के जैसा ही दिखाई देता है, ये सोने के जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। क्या कहते हैं इसको, मूर्खों का सोना, किसको, FeS को, ठीक है। तो ध्यान रखें कि FeS में धनायन की रिक्तिका बनने के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें से एक Fe+2 आयन क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है और धनावेश की पूर्ति करने के लिए Fe+2 आयन Fe+3 में बदल जाते हैं, 2 Fe+2 आयन, ठीक। अब Fe+2 और Fe+3 के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने से इसमें जो चमक उत्पन्न होती है, उस चमक के कारण ये सोने की भांति दिखाई देता है, इसलिए FeS को कहा जाता है मूर्खों का सोना। इस प्रकार का दोष उन्हीं यौगिकों में उत्पन्न होता है जिनमें संक्रम तत्व होते हैं, यानी संक्रम तत्वों के यौगिक ही दर्शाते हैं इस प्रकार का दोष। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि वो अपने ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कर सकते हैं। अब दूसरा कारण है अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आने के कारण। इस कारण से दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आने की संभावना कम है, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा, अंतराकाश छोटा हो, तो बड़ा ऋणायन अंतराकाश में आए ऐसी संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इस कारण से दोष उत्पन्न होने की संभावना कम रहती है। अगर इस कारण से दोष उत्पन्न होता है तो अंतराकाश में कौन आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा, ठीक है। अंतराकाश में ऋणायन आ जाएगा तो धनायन में क्या आ जाएगी, कमी, और धनावेश में भी क्या होगी, कमी, क्योंकि ऋणायन आ गया तो ऋणावेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो ऋणावेश में वृद्धि हो गई, मतलब धनावेश में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, उल्टा कर दें, यहाँ B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस
A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ कौन आ गया, ऋणायन। ठीक है, यहाँ ऋणायन आ गया। अब ऋणायन आ गया तो ऋणावेश बढ़ गया, लेकिन यौगिक में दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या होता है, कोई दूसरा धनायन, जैसे यहाँ एक ऋणावेश की वृद्धि हो गई तो धनायन अपने आवेश में वृद्धि कर लेता है। +1 से किस में बदल जाएगा, +2 में। +1 से किस में बदल गया, ये +2 में बदल गया। और +2 में बदलने के कारण जो धनावेश की कमी हुई थी उसकी पूर्ति हो जाएगी, यानी धनावेश ऋणावेश दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यौगिक कैसा हो जाएगा, उदासीन। क्लियर? फिर ध्यान रखेंगे इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में रहता है। ऋणावेश या यौगिक को वैद्युत उदासीन रखने के लिए दूसरा धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करके ऋणावेश को प्रतिसंतुलित कर देता है, यौगिक उदासीन हो जाता है। इस कारण से दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अशुद्धता दोष, एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिलाकर के इस प्रकार का दोष उत्पन्न किया जाता है। यह दोष आयनिक यौगिक में चालकता को बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया जाता है। जैसे NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिला दी जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये NaCl का क्रिस्टल जाल है, Na+Cl-, ये Na+ का NaCl का क्या है, क्रिस्टल जाल। इसमें Na+ की जगह कुछ Na+ आयनों की जगह Sr+2 आयन है। जब हमने क्या किया, इसके अंदर इसकी अशुद्धि मिला दी SrCl। SrCl2 कौन कौन से आयनों से मिलकर बना हुआ है, Sr+2 + Cl-। तो जब Sr+2 की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये Sr+2 आयन जो है जालक में से कुछ Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ गया Sr+2 आयन, इस धनायन सोडियम आयन की जगह कौन सा आयन आ गया, Sr+2 आयन। ठीक है, Sr+2 आयन आने से क्या हो जाएगा, एक Na+ कम हुआ, एक Na+ हटा, तो धनावेश में कितने की कमी आई, Na+ पर कितना आवेश है, एक धनावेश। अब एक धनावेश की जगह कितने धनावेश आ गए, दो धनावेश, क्योंकि Sr+2 में कितने धनावेश है, दो। एक Na+ घटा है, एक Na+ हटा यानी एक धनावेश कम हुआ है, एक Sr+2 आया यानी धनावेश में वृद्धि कितनी हो गई, दो की। तो कुल मिला के बात करें तो एक की कमी हुई है, दो की वृद्धि, यानी एक की जगह दूसरा आया, दो धनावेश आए, यानी कुल वृद्धि कितने की हो गई, एक की। समझो मेरी बात को, एक धनावेश तो निकल गया और उसकी जगह दो धनावेश आ गए, यानी कुल वृद्धि कितने धनावेश की हुई, एक धनावेश। एक तो घट ही गया और दो आ गए, तो एक की वृद्धि हुई। अब उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए एक Na+ भी, दूसरा Na+ भी जालक से बाहर चला जाएगा, क्योंकि दो Na+ बाहर निकलेंगे तो दो धनावेश कम होंगे और एक Sr+2 आएगा तो दो धनावेश बढ़ जाएंगे, यानी धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर रहेगी, यानी यौगिक उदासीन रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, एक Sr+2 आयन दो Na+ को प्रतिस्थापित करता है। एक की जगह तो Sr+2 व्यवस्थित हो जाता है और दूसरे की जगह रिक्तिका बन जाती है। यानी एक Sr+2 आयन अगर आता है तो कितनी रिक्तिकाएं बनती हैं, एक रिक्तिका बनती है। दो Sr+2 आएंगे तो दो रिक्तिकाएं बनेंगी। जितने Sr+2 आयन Na+ की जगह व्यवस्थित होंगे उतनी ही Na+ की क्या बन जाती है, रिक्तिकाएं बन जाती हैं। और इन रिक्तिकाओं के बनने से चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है NaCl में अशुद्धता दोष। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे।
आयनिक यौगिक NaCl में दूसरे आयनिक यौगिक SrCl2 की अशुद्धि मिला करके अशुद्धता दोष उत्पन्न करते हैं। Sr+2 आयन Na+ आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। यौगिक को उदासीन रखने के लिए एक Sr+2 आयन के द्वारा 2 Na+ आयनों का प्रतिस्थापन होता है। एक Sr+2 एक Na+ की जगह ग्रहण कर लेता है, लेकिन दूसरे Na+ की जगह रिक्तिका बन जाती है, अर्थात एक Sr+2 आयन एक रिक्तिका का निर्माण करता है। क्लियर? इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है अशुद्धता दोष। इसी तरह अगर AgCl में अशुद्धता दोष उत्पन्न करना है, इसमें AgCl में तो अशुद्धि मिलाई जाती है किसकी? CdCl की। NaCl में अशुद्धता दोष उत्पन्न करने के लिए SrCl की अशुद्धि मिलाते हैं। AgCl में अगर अशुद्धता दोष उत्पन्न करना है तो किसकी अशुद्धि मिलाई जाती है? CdCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है।